हेलो फ्रेंड्स, हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल और सीजीएल के लिए लूसेंट का जो बुक है उसमें से मिडावल हिस्ट्री का सवाल बना रहे हैं। लेकिन लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उससे यह सवाल नहीं बनाया गया है। लूसेंट का जो सामान्य ज्ञान का बुक है उसी में से मोहम्मद गोरी और उसके बाद गुलाम वंश से रिलेटेड इसमें सवाल बनाया गया है। इससे पहले अरबों का आक्रमण और मोहम्मद गजनी इन सब पे भी क्वेश्चन बना के और आपको एक वीडियो अपलोड किया गया है। तो उसमें से आप देखिए, इसमें टॉपिक वाइज हम लोग सवाल को बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि हम लोगों को कितना आता है। और ये सब क्वेश्चन आप याद करते चलिए। अगर आप लूसेंट पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी पढ़े हैं तो आप इसको याद करते चलिए। हालांकि आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर जैसे कि होता क्या है कि पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोगों को चेक करना रहता है कि हमको कितना याद रहा है, तो उसके लिए आप ये टेस्ट लगाइए और देखिए कि आपको कितना याद रहा है। जैसे देखिए, पहला सवाल है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था। तो पहला आक्रमण, अगर आप चैप्टर को पढ़े हैं तो उसी चैप्टर में से क्वेश्चन बना हुआ है कि मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण कब किया था। तो यह किया था 1175 में। ठीक है, तो 1175 में पहला आक्रमण किया था। दूसरा सवाल देखते हैं, तराइन की पहली लड़ाई 1991 में मोहम्मद गोरी का मुकाबला किसके साथ हुआ था। तो 1991 में जब तराइन का पहला युद्ध हुआ तो किसके साथ मुकाबला हुआ था। तो मुकाबला जो हुआ था वह पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ था। और तराइन का दूसरी लड़ाई में भी पृथ्वीराज चौहान के साथ ही हुआ था। पहली लड़ाई में क्या हुआ था कि पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गोरी जीत गए। तीसरा सवाल देखते हैं, मोहम्मद गोरी की हार के बाद उन्होंने किस लड़ाई में पुनः पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो वही तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया किसने, गोरी ने। पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। तो इस सब क्वेश्चन जो है इसको याद भी करते चलिए। ठीक है, कि पहली बार सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने कब आक्रमण किया भारत पे, तो 1975 में। फिर तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, दोनों को याद रखिए। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था। मोहम्मद गोरी का पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन सम। ठीक है, शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन सम, या शहाबुद्दीन मोहम्मद बिन गोरी भी बोल सकते हैं, लेकिन यही उसका नाम था। पहला जो फर्स्ट ऑप्शन है वही है। मोहम्मद गोरी का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो उसका शासनकाल कब से कब तक रहा था। मोहम्मद गोरी का शासनकाल जो था, आप देखिए, मोहम्मद गोरी नहीं, फिर आगे का जो दिल्ली सल्तनत है, गुलाम वंश के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक और इन सबको छोड़ा था यहाँ पर कि तुम लोग ये राजपाट संभालो, जो भी दिल्ली मतलब जो भी वह भारत का एरिया जीता था। लेकिन वह जिंदा कब से कब तक, मतलब उसका शासन कब से कब तक रहा। तो आपको याद होगा कि 1206 में उसका डेथ हो गया था। ठीक है, तो आप देखिए 1173 से लेकर, ठीक है, 1173 से लेकर 1206 तक वह रहा था। ठीक है, और आगे देखते हैं हम लोग, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने भारत में उसके साम्राज्य को स्थापित किया। तो मोहम्मद गोरी का सबसे प्रसिद्ध सेनापति कौन था। तो आपको याद होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक था और एक बख्तियार खिलजी था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो था सबसे प्रसिद्ध सेनापति था। ठीक है, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कहाँ हुई थी। मोहम्मद गोरी की बताइए मृत्यु कहाँ पर हुई थी। मोहम्मद गोरी की मृत्यु जो है लाहौर में हुई थी। चलिए, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का पतन हुआ था। भारत में किस राजवंश का पतन हुआ था। मोहम्मद गोरी जो इस समय मतलब आक्रमण कर रहा था, उस समय आपको याद रखना है चौहान राजवंश का पतन हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में किस राजवंश का पतन हुआ था, चौहान राजवंश का। ये क्वेश्चन देखिए एक दो हमको एक्स्ट्रा लगता है तो वो सब हम डाल देते हैं, जो लगता है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह लूसेंट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन चौहान राजवंश आपको याद रखना है कि उस समय पतन हुआ था। चलिए, दूसरा सवाल देखते हैं, मोहम्मद गोरी का संबंध किस वर्तमान देश से था। मोहम्मद गोरी का संबंध किस वर्तमान देश से था। तो वह अफ़गानिस्तान से था, वह अफ़गानिस्तान से आया हुआ था। तो
तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत में किस राज्य को पहली बार निशाना बनाया था? पहला निशाना कौन सा भारत का राज्य था? तो सबसे देखिए, उधर से जब आप अफगानिस्तान से आएंगे तो सबसे पहले पंजाब आपको पड़ेगा, तो पंजाब को ही वह सबसे पहले निशाना बनाया था। ठीक है। अब ये मोहम्मद गोरी से देखिए जितने क्वेश्चन थे 10 सवाल थे उससे, तो ये हम लोग पढ़े और इसको याद रखिएगा। ठीक है। वह सबसे पहली बार आक्रमण कब किया था? तो 1175 में। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध कब कब हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। ठीक है। और प्रथम युद्ध जो हुआ था उसमें गोरी हार गया था, दूसरे युद्ध में वह जीत गया। उसका सेनापति कौन था, सबसे काबिल सेनापति? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। और क्या हम लोग पढ़ें, उसका मृत्यु कहाँ पर हुआ? तो वह लाहौर में मृत्यु हुआ। कब हुआ? 1206 में हुआ। 1173 से लेकर, मतलब 1173 से लेकर 1206 तक वह जिंदा रहा था, मतलब उसका शासन रहा था, जिंदा नहीं रहा था, उसका शासन रहा था। ठीक है। लाहौर में उसकी मृत्यु हुई और वह सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण किया था। उस समय चौहान वंश का पतन हुआ था। ठीक है। तो ये मोहम्मद गोरी से प्रश्न खत्म हो गया। अब हम लोग उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना देखते हैं। तो सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? अगर आप लूसेंट का बुक जो है मिडावल हिस्ट्री का, वो अगर आप पढ़ेंगे तो यह सब सवाल जो है आपको उसमें से डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है। लेकिन यह हम लोग क्यों लगा रहे हैं ये सब कुछ टेस्ट? ताकि हम चेक कर सकें कि कितना हम लोगों को आता है और कितना भूल रहे हैं। अगर भूल रहे हैं या कोई कन्फ्यूजन है तो इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 में, जब मोहम्मद गोरी का डेथ हो गया था उस समय उसका राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह दिल्ली सल्तनत तो है उस समय से शुरू हो गया था, लेकिन दिल्ली में वह नहीं बनाया था अपना जो राजधानी है, वह लाहौर से ही सब कुछ देखता था। ठीक है। तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी और लाहौर में ही मोहम्मद गोरी का डेथ भी हुआ था। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। ठीक है। तो यह क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव इसने डाली थी, कंप्लीट इसने नहीं करवाया था। तो जब कंप्लीट करवाने का आएगा तो हम लोग देखेंगे उससे भी सवाल, लेकिन फिलहाल देखते हैं कि इसने नींव डाली थी। ठीक है। कंप्लीट करवाया था, इसके बाद जो राजा आया था इल्तुतमिश, उसने करवाया था। ठीक है। इसके बाद जो एक और आएगा इल्तुतमिश के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उसने कंप्लीट करवाया था। ठीक है। क्योंकि यह तो कुछ दिन बाद 1210 में ही यह मर गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो 1210 में ही मर गया था, इसलिए वो पूरा नहीं करवा पाया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था? तो यह इल्तुतमिश था। ठीक है, जो इसको पूर्ण करवाया था। शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? तो याद रखिएगा, शुद्ध अरबी सिक्का किसने जारी किया था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? 40 गुलाम का शासन, सरदारों का शासन किसने बनाया था, संगठन? कि 40 लोग रहेंगे एक संगठन में और वह मतलब कि 40 सरदार रहेंगे, एक संगठन होगा जिसमें 40 सरदार रहेंगे। तो वह इल्तुतमिश ने किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था? तो यह इल्तुतमिश था, जिसको तुर्कान चहलगानी कहा जाता था। ठीक है। गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता था? तो यह लाख बख्श यानी लाखों का दान करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है। कुतुब मीनार के निर्माण के दौरान बिजली से गिरने से कौन सी मंजिल नष्ट हो गई थी? तो उसका जो चौथी मंजिल थी वह नष्ट हो गया था। ठीक है। जब क्या बोलते हैं, एक बिजली गिरने के कारण जो था वह कुतुब मीनार का चौथी मंजिल जो थी वह गिर गया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के नष्ट होने के बाद उसमें 2 छोटी मंजिलें बनवाई थी? तो वह फिरोज तुगलक था। ठीक है। तो कुतुब मीनार से देखिए 4 सवाल बनता है। सबसे पहले नींव किसने रखी? तो नींव रखा था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है। कंप्लीट किसने करवाया? इल्तुतमिश ने। लेकिन कुछ साल बाद जब तुगलक वंश आया तो उस समय बिजली कड़कने के कारण जो उसका चौथा मंजिल था वह नष्ट हो गया था।
तो नष्ट हो जाने के कारण जो फिरोज तुगलक था उस जगह पर 2 और मंजिल बनवा दिया, छोटा छोटा, ठीक है। मतलब अब पहले 4 था, अब 5 हो गया। उसके बाद पूछा जाता है कि कुतुब मीनार किसकी याद में बनवाया गया था, तो वह एक बाबा थे, उसका भी नाम हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। किस मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था? किस मस्जिद का निर्माण, सॉरी, किस मस्जिद का था? तो कुतुब उल इस्लाम मस्जिद था, ठीक है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो था उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला सेना नायक कौन था? तो यह बताए ही थे कि जो एक कुतुबुद्दीन ऐबक था और दूसरा कौन था? बख्तियार खिलजी था। तो बख्तियार खिलजी ही जो था वह नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो वह घोड़े से गिरकर उसका मृत्यु हो गया था कुतुबुद्दीन ऐबक का। कब हुआ था? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? तो उत्तराधिकारी जो था उसका बेटा था आराम शाह, ठीक है। लेकिन आराम शाह जो था वह बहुत ही अयोग्य शासक था, इसलिए 1210 में वह बना और 1211 आसपास में इसको हटा के, और उस इल्तुतमिश जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और उसका गुलाम भी था, ठीक है। तो उसके साथ मतलब उसी को फिर गद्दी पे बैठाया गया। वो आराम शाह, आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी यानी बेटा कौन था? आराम शाह था, ठीक है। लेकिन आराम शाह अयोग्य था, इसलिए उसका जो दामाद था या गुलाम था वह इल्तुतमिश, वह फिर शासन संभाला। किसने आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया? तो कौन कर सकता है? यह इल्तुतमिश किया था, क्योंकि उसके बाद इल्तुतमिश ही उसका वहाँ का शासक बना था। तो उसने क्या किया था? आराम शाह को मार के और खुद वह गद्दी पर बैठ गया था। चलिए, इल्तुतमिश ने राजधानी लाहौर से कहाँ हस्तांतरित की? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह तो लाहौर से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इल्तुतमिश जब आया तो वह राजधानी को लाहौर से चेंज करके दिल्ली लेकर आया था। इल्तुतमिश ने वैधानिक स्वीकृति किससे प्रदान की थी? तो इल्तुतमिश जो था वह वैधानिक स्वीकृति जो था, यानी कि वो खलीफा से स्वीकृति प्राप्त करना होता था, तो यह बगदाद के खलीफा थे, उससे वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, ठीक है। वैधानिक स्वीकृति का मतलब कि अब हम राजा हैं, हमको इस गद्दी से एक वैधानिक स्वीकृति मिल जाए, मतलब कि कोई स्वीकार कर ले कि यही अब राजा है, ठीक है। तो बगदाद के खलीफा जो थे उसने वैधानिक स्वीकृति दी थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई? तो इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 में हुई थी, ठीक है। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट को किसने शरण नहीं दी? तो वह इल्तुतमिश के पास आया था। जो चंगेज खां के से बचने के लिए ख्वारिज्म का जो सम्राट था वह इल्तुतमिश के पास आया था कि हमको शरण दो, लेकिन वह भी जो इल्तुतमिश था वह चंगेज खां से डरता था, इसलिए उसने ख्वारिज्म को शरण नहीं दिया था। रुकनुद्दीन फिरोज के शासन में सबसे अधिक प्रभाव किसका था? अब रुकनुद्दीन फिरोज कौन था? वह इल्तुतमिश का बेटा था, ठीक है। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब शासक बना तो वह जो था वह उतना योग्य नहीं था, इसलिए उसकी माँ जो थी, उसकी माँ शाह तुर्कान जो थी, उसी का सबसे ज़्यादा मतलब शासन में उसका प्रभाव रहता था। वह केवल एक कठपुतली शासक टाइप था और सब कुछ उसकी माँ संभालती थी। कौन थी? उसकी माँ शाह तुर्कान। पहली मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? ये तो सबको पता होगा, रजिया सुल्तान, ठीक है। इल्तुतमिश के मरने के बाद उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वही शासिका बनी थी। मतलब उसके बाद उसका बेटा भी बना था वही रुकनुद्दीन फिरोज शाह, लेकिन फिर वह अयोग्य था, उसको मार के उसके बाद फिर यह रजिया सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान ने किसको अमीर आखुर नियुक्त किया था? तो एक आदमी मलिक जमालुद्दीन याकुत, ठीक है। कहा जाता है कि यह उसका प्रेमी था और इसी को वह अमीर आखुर नियुक्त की थी, ठीक है। रजिया सुल्तान की हत्या कहाँ हुई थी? तो रजिया सुल्तान की हत्या जो है वह कैथल में हुई थी, ठीक है। वह कैथल में शादी करके और वापस आ रही थी, ठीक है, वहाँ से, और उसका मृत्यु हो गया था कैथल में। रजिया सुल्तान की शादी किसके साथ हुई थी? तो यह अल्तुनिया के साथ हुई थी।
अब हम बताए थे ए नंबर जो मलिक जमालुद्दीन याकूत था, वह भले ही उसका बॉयफ्रेंड हो लेकिन उससे शादी नहीं हुआ था। एक अल्तुनिया नाम का अल्तुनिया से उसकी शादी हुई थी। वह इसलिए इससे शादी की थी ताकि जो अपना पुराना राजपाट है उसको फिर से वापस से वह जीत सके। ठीक है, तो अल्तुनिया से उसकी शादी हुई थी। किसने षड्यंत्र के द्वारा अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाया? तो अलाउद्दीन, देखिए अब जब रजिया सुल्तान चली गई तो उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, उसके बाद बहुत सारे शासक आए थे, मतलब हर कुछ कुछ दिन में शासक आता रहता था। तो अलाउद्दीन मसूद शाह भी उसमें एक सुल्तान था। आप लोग लूसेंट बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें रजिया सुल्तान के बाद कोई शासक आया, फिर उसके बाद कोई शासक आया, थोड़े थोड़े दिन तक रहा। तो अलाउद्दीन मसूद शाह भी था। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाया उस पद से। उसमें आप देखेंगे कि नसरुद्दीन शाह है और भी कुछ कुछ है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को हटाया, और किसने हटाया था? बलबन ने हटाया था। और बलबन ने हटा के किसको बनाया था? नसरुद्दीन शाह को बनाया था। अगला क्वेश्चन यही होगा, नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान किसने बनाया? तो वह बलबन ने बनाया था। वह पिछला वाला जो था मसूद शाह को हटा के और नसरुद्दीन शाह को बनवाया था। ठीक है, और उससे अपनी बेटी का शादी भी करवा दिया था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बलबन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, तो याद रखिएगा, बलबन के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है कि बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन ने कौन सा नया नगर बसाया था? तो आपको याद रखना है कि नया नगर कौन सा था? सीरी नाम का नया नगर बसाया था बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो जब बलबन शासक बना था तब वह सिजदा और पैबोस प्रथा का चलन शुरू किया था। और यह कौन था सिजदा और पैबोस प्रथा का चलन करने, मतलब शुरुआत करने वाला? तो यह बलबन था। ठीक है, किसने नौरोज उत्सव की शुरुआत की थी? तो नौरोज और सजदा पैबोस, ये सब, सजदा मतलब क्या होता है? सिर झुकाना, और पैबोस मतलब होता था पैरों को चूमना। ठीक है, सम्राट के पैर को चूमना। और नौरोज उत्सव कभी किसने शुरुआत किया था? बलबन ने शुरू किया था। गुलाम वंश के किस शासक ने तुर्कान चहलगानी का विनाश किया था? तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? गुलाम वंश के किस शासक ने? तो यह बलबन ही था, क्योंकि तुर्कान चहलगानी रहने के कारण क्या हो रहा था, बार बार जो सम्राट जो था वो बदल रहा था। ठीक है, बार बार सम्राट को बिठाता था, फिर उसको अच्छा नहीं लगता था तुर्कान चहलगानी को, उसको हटा देता था। तो इसलिए बलबन ने क्या सोचा कि यह तुर्कान चहलगानी क्या है? जो इल्तुतमिश ने बनाया था 40 सरदारों का एक संगठन। ठीक है, तो उसका वह ख़त्म किया था बलबन ने कि हटाओ, इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। नसरुद्दीन महमूद किस कार्य द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था? तो आपको याद होगा कि वह टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ठीक है, किस शासक ने फारसी कवि अमीर खुसरो को अपने दरबार में रखा था? तो अपने दरबार में किसने रखा था अमीर खुसरो को? वह भी बलबन ने ही रखा था। ठीक है, बलबन के विरोधियों के प्रति उसकी क्या नीति थी? तो उसकी लौ और रक्त की नीति थी, लौ एवं रक्त की नीति। तो याद रखिएगा, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो यह बलबन ने अपनाया था। किस सुल्तान को उलूम खां की उपाधि प्रदान की गई थी? उलूम खां की उपाधि किस सुल्तान को मिला था? उलूम नहीं, उलुग खां होना चाहिए, पता नहीं उलूम लिख दिया है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत। तो उलुग खां की उपाधि बलबन को मिला था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, तो यह वहाँ कैमूर्स होना चाहिए, कैमूर लिख दिया है, तो थोड़ा बहुत मिस्टेक होता है, आप उतना सा देख लीजिए। हम जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। शमसुद्दीन कैमूर्स जो था वह अंतिम शासक था गुलाम वंश का। ठीक है, पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमूर्स। ठीक है, बलबन ने किसके साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था? तो हम बताए थे नसरुद्दीन महमूद जो था, जो टोपी सीकर जीवन निर्वाह करता था अपना, उसी के साथ बलबन ने अपनी बेटी का शादी किया था। बलबन किस हमलावर के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा? वह उस समय जो सबसे खतरनाक हमलावर था वह चंगेज खां ही था। ठीक है, जिसने ख्वारिज्म के जो शासक था उसको भी परेशान किया था, और बाकी सब जगह को भी परेशान करता रहता था। तो चंगेज खां जो था उसी के हमला से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा था। किसने अलाउद्दीन मसूद शाह को
सुल्तान के पद से हटा दिया था? अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से किसने हटा दिया था? तो यह कौन था? बलबन था। ठीक है, यह क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अलाउद्दीन मसूद शाह को बलबन ने सुल्तान के पद से हटा के नसरुद्दीन शाह को बिठाया था। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश के किस शासक ने सबसे पहले बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी? तो यह हम लोगों को याद है, हम लोग पहले भी यह क्वेश्चन देख चुके हैं। इल्तुतमिश जो था वह इल्तुतमिश जो था वही गुलाम वंश का जो शासक था, पहला शासक जिसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की थी, वह था कौन? इल्तुतमिश। ठीक है, तो यह याद रखिएगा। ओके, तो यह 20 मिनट का लगभग हो गया है और मेरा उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हम लोग नेक्स्ट जो गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, तुगलक वंश, इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से डेली 2-2 टॉपिक या अगर लंबा टॉपिक होगा तो एक ही टॉपिक लेके और इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। आप लोग क्रम से देखते चलिए, आपको मिडावल हिस्ट्री में फिर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो कि एग्ज़ाम में मतलब कुछ अलग हो। इन्हीं सब से देखिए क्वेश्चन बनाया जाता है और लूसेंट पढ़ते रहिए, उसके बाद टेस्ट लगाते रहिए ताकि चेक होता रहे आपका। और इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बार बार हम नया नया वीडियो अपलोड करते रहेंगे, तो वह आप आकर देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है इसका, इससे पहले वाला भी देख लीजिएगा। थैंक यू।